इस सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, और टॉपिक का नाम है लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। रिलेटिविटी का ये सबसे मिस्टीरियस कह लीजिए या काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि इसके जो रिजल्ट्स आते हैं वो बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाले रिजल्ट होते हैं। चाहे टाइम डायलेशन हो, चाहे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, चाहे रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी, या फिर मास एनर्जी रिलेशन इसी थ्योरी से जुड़ा हुआ है। मतलब जो भी आगे के क्रम में ये जो टॉपिक्स आने वाले हैं ये काफी ही ज्यादा चौंकाने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पे हम लोग ये पहले लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन पढ़ेंगे। ठीक, तो इससे पहले कि मैं ये टॉपिक शुरू करूं, आप लोग को याद है पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस पढ़ा था। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये दोनों के बीच में जो फंडामेंटल डिफरेंस है उसको जानना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। तो इसीलिए पहले मैं इसका 2 मिनट इस प्रकार से एनालिसिस करूंगा कि पहले आप लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में क्या सिमिलरिटी है और क्या फंडामेंटल डिफरेंस है उसको आप लोग जान पाए। क्लियर हुआ? तो उससे पहले ये डायग्राम समझ लेते हैं, क्योंकि ये डायग्राम सेम डायग्राम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में भी यूज किया गया है। तो पहले डायग्राम समझिए, तब आप इसके बीच में फंडामेंटल डिफरेंस दोनों में समझ पाएंगे। देखिए यहां पे एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एस, ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। दूसरा फ्रेम है एस डैश और ये भी इनर्शियल है। तो पहले ये ध्यान दीजिए कि चाहे लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हो चाहे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन हो, दोनों ही इनर्शियल फ्रेम में ही अप्लाई होते हैं। ठीक, तो यहां पे ये एक फ्रेम है एस जो कि रेस्ट में है, दूसरा फ्रेम है एस डैश, ये एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से फ्रेम f के सापेक्ष में गति कर रहा है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी इसमें भी एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो होगा तभी तो ये इनर्शियल फ्रेम बनेगा। समझ में आया? यानी जो एस डैश है वो एक यूनिफॉर्म v वेलोसिटी से पॉजिटिव x डायरेक्शन में फ्रेम s के सापेक्ष में गति कर रहा है। अब मान लीजिए यहां पॉइंट P पे कोई घटना होती है, या मान लीजिए पॉइंट P पे कोई पार्टिकल गति कर रहा है, या कोई इवेंट जो है वो पॉइंट P पे घटित होता है। तो अब यहां पे ये जो पॉइंट P पे घटित हो रहा है कोई घटना, तो अब इस घटना को हम लोग दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखेंगे। तो जब हम लोग यहां फ्रेम S में इसके यहां O पे खड़े होके जब यहां से हम इस इवेंट को ऑब्जर्व करते हैं, इस घटना को जो पॉइंट P पे घट रहा है, और हम यहां फ्रेम S में खड़े हैं, तो मान लीजिए इस पॉइंट P का जो हमें कोऑर्डिनेट्स दिखाई देता है x, y, z और यहां पे टाइम t, ये फ्रेम S के लिए। सेम घटना को हम यहां O डैश पे खड़े होकर देखते हैं, तो मुझे इस इवेंट का कोऑर्डिनेट दिखाई देता है x डैश, y डैश, z डैश, t डैश, फ्रेम S डैश के लिए। अब यहां से डिफरेंस आना शुरू होगा। ठीक है, देखिए जब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, पहले समानता तो आप समझ गए कि दोनों, चाहे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन हो चाहे लॉरेंज, दोनों इनर्शियल फ्रेम के लिए एप्लीकेबल होते हैं। ये जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन होता है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग यहां पे बहुत लाइट के वेलोसिटी से बहुत कम वेलोसिटी के केसेस को डील करते हैं। मतलब ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन तभी एप्लीकेबल होता है जब दोनों फ्रेम में से किसी एक फ्रेम की, या फिर उस फ्रेम में अगर कोई इवेंट हो रहा है, कोई घटना हो रहा है, कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी लाइट के वेलोसिटी से बहुत कम होनी चाहिए। यानी जब तक उस पूरे सिनेरियो में वेलोसिटी, किसी की भी वेलोसिटी लाइट के वेलोसिटी से बहुत कम होती है, तभी हम लोग गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन एप्लीकेबल करते हैं, और तभी के लिए ये ट्रू भी होता है। जबकि यहां पे लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग बहुत हाई वेलोसिटी पे डील करते हैं, यानी जब वेलोसिटी लाइट के वेलोसिटी से बहुत ज्यादा हो तब क्या रिजल्ट आएगा लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन में। तो और एक चीज और, जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है इसमें एक चीज और आप लोगों को समझने वाली बात है कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में लाइट का वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं लिया जाता। मतलब जो लाइट का वेलोसिटी है वो ऑब्जर्वर के मोशन पे निर्भर करता है। मतलब जैसे मान लीजिए ये पार्टिकल P है, ये इस फ्रेम में मान लीजिए समथिंग वेलोसिटी, अगर मान लीजिए कोई c वेलोसिटी से अगर ये मूव कर रहा है और हम यहां पे खड़ा होकर इस घटना को देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा ये c वेलोसिटी से मूव कर रहा है और हम यहां पे खड़ा होकर इस घटना को देख रहे हैं, या यहाँ पे नहीं, हम O में हो जाते हैं, O में यहाँ से ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे यहीं से ऑब्जर्व करेंगे तो ऑलरेडी हमारी वेलोसिटी v हो जाएगी क्योंकि हम इस फ्रेम में हैं। तो मान लीजिए ये जो पार्टिकल P है ये c वेलोसिटी से मूव कर रहा है और ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस इटसेल्फ v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो ऐसे में इन दोनों का जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा, यानी जो लाइट की वेलोसिटी हमें c दिखाई दे रही है वो c न दिखाई दे के c माइनस v समथिंग दिखाई देगा। ये बात समझ रहे हैं कि नहीं? अगर नहीं समझ में आया देखो एक और मैं सिंपल तरीके से समझा रहा हूं। मान लीजिए यहां पे एक
पार्टिकल ए है, दूसरा पार्टिकल बी है। जो पार्टिकल ए है वो v वेलोसिटी से गति कर रहा है और जो पार्टिकल बी है वो c वेलोसिटी से, लाइट की वेलोसिटी से गति कर रहा है। तो ऐसे में b की वेलोसिटी जो आप अगर देखेंगे, क्योंकि सेम डायरेक्शन में ये गति कर रहे हैं, तो एक दूसरे के सापेक्ष में इनकी वेलोसिटी निकालेंगे तो b की वेलोसिटी a के सापेक्ष में आप अगर निकालेंगे तो वो आपको c माइनस v दिखाई देगा समथिंग। या इसका उल्टा केस भी ले सकते हैं, अगर ये b अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है c के वेलोसिटी से, तो a के सापेक्ष में आप b की वेलोसिटी निकालेंगे तो वो आपको c प्लस v दिखाई देगा। यानी कहीं ना कहीं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो रही थी। ये एक मिस्टेक ही है बहुत बड़ा, क्योंकि किसी भी पार्टिकल की या किसी की भी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी से अधिक नहीं हो सकती। दूसरे केस में देखिए, रिलेटिव वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी से c प्लस v अधिक आ जा रहा है, जो कि गलत है। यही आइंस्टीन ने अपने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में करेक्ट किया कि जो लाइट की वेलोसिटी है वो इनवेरिएंट होती है और ये किसी भी ऑब्जर्वर के मोशन पे निर्भर नहीं करती। तो इसी चीज को हम लोग लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन में ध्यान रखेंगे। यानी लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन में चाहे कोई भी किसी भी प्रकार से मोशन करे, लाइट की वेलोसिटी चाहे आप इस फ्रेम में मेजर करें चाहे इस फ्रेम में मेजर करें, वो आपको c ही मेजर होगा, c से न कम न ज्यादा। अच्छा, अब इसका प्रभाव ये हुआ कि अब टाइम वेरी करने लगेगा। यानी देखिए, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में लाइट की वेलोसिटी ऑब्जर्वर के मोशन पे निर्भर कर रही थी, पर यहां पे निर्भर नहीं करेगा, ये इनवेरिएंट है और ऑब्जर्वर के मोशन पे निर्भर नहीं करेगा लाइट की वेलोसिटी। और एक चीज जो दोनों में अंतर है, देखिए गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन और लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन में यहां पे टाइम का फैक्टर जो है, टाइम का फैक्टर यहां पे ध्यान देने वाली बात है। यहां पे देखिए, जैसे फ्रेम एस के लिए टाइम टी, यानी यहां पे जो क्लॉक है वो टाइम टी बता रहा है, तो यहां पे ये जो दूसरा फ्रेम एस डैश है, इसमें जो क्लॉक होगा, जो घड़ी होगा, वो टाइम टी डैश बताएगा। यानी दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में टाइम अलग अलग तरीके से वेरी करेगा। देखिए, लाइट की वेलोसिटी तो फिक्स हो गई, इनवेरिएंट हो गई दोनों फ्रेम में। यही तो एक बहुत ही मिस्टीरियस रिजल्ट है कि जब आपने टाइम, ये लाइट के वेलोसिटी को फिक्स किया कि ये इनवेरिएंट है, तो समय बदलने लगेगा। और ये हम लोग लास्ट में इसके रिजल्ट को देखेंगे। बहुत ही चौंकाने वाला रिजल्ट है कि अगर इस फ्रेम में मान लीजिए कोई क्लॉक है वो टाइम टी बता रहा है, तो इस फ्रेम में जो कोई क्लॉक है वो टाइम टी डैश मतलब अलग टाइम बताएगा सेम घटना के लिए। अब ये नहीं समझ में आया तो जैसे इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए इस फ्रेम में कोई घटना होती है, मान लीजिए आपने 10 बार पलक झपकाया और उसमें आपको 10 सेकंड लगे इस फ्रेम में, तो आपका टाइम जो है, ये टाइम डिफरेंस 10 सेकंड में आपने 10 बार पलक झपकाया, ये घटना 10 सेकंड में पूरी हो गई। पर जब आप यहीं से खड़ा होके सेम घटना मान लीजिए इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो रही है, कोई व्यक्ति है अपना पलक झपकाया, तो आप जब यहां से उसको देखेंगे तो पता चलेगा कि हो सकता है उसको पलक झपकाने में 2 साल लग गए। यानी यहां पे जो टाइम टी डैश है वो अपना अलग तरीके से चलेगा। मैं यहां पे ये नहीं कहना चाहता, ये गलत मीनिंग निकलेगा। जैसे फिर भी मैं आपको बोल रहा हूं कि दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में टाइम की स्पीड वेरी कर जाएगी। अब आपको सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा टाइम का स्पीड, पर हाँ, ये सच्चाई है। यहां पे टाइम अपने अलग स्पीड से चलेगा, यहां पे टाइम कुछ अलग स्पीड से चलेगा। सेम घटना को यहां पे घटने में 10 सेकंड लगा और सेम घटना जब यहां पे घट रहा है और आप यहां ओ पे खड़े होकर देख रहे हैं, तो सेम 10 बार ये पलक झपका रहा है, लेकिन उसमें कितना समय लग गया? 2 साल लग गया। तो ये यहां पे कुछ बहुत ही चौंकाने वाले रिजल्ट आते हैं। यहां ये टाइम डायलेशन से ये जुड़ा हुआ है, इसको हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे और विथ एक्सपेरिमेंटल प्रूफ के साथ पढ़ेंगे कि कैसे टाइम डायलेट करता है, टाइम जो है वेरी कर जाता है अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। क्लियर? पर यहाँ पे मैं आपको, आई होप मैं आपको अंतर समझाने में कामयाब रहा कि कैसे लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में फंडामेंटल डिफरेंस क्या है। समझ में आया? दोनों इनर्शियल के लिए लागू होते हैं। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में लाइट की जो स्पीड है वो इनवेरिएंट नहीं मानी जाती है, मतलब वो ऑब्जर्वर के मोशन पर निर्भर करती है, जबकि यहाँ पे लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन में जो लाइट की स्पीड है वो इनवेरिएंट है, वो ऑब्जर्वर के मोशन पे निर्भर नहीं करता। क्लियर हुआ? और एक चीज, यहां पे जो टाइम है दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अलग अलग तरीके से चलेगा, यहां पे टी और यहां पे टी डैश। समझ में आया? अब ये चीजें अभी आपको और आगे पता चलेंगी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखिए, डायग्राम मैंने आपको समझा दिया। अब यहां पे लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के डेरिवेशन में कुछ चीजों को ध्यान दीजिए। यहाँ पे अच्छा, पहले मैं नोट्स का सेगमेंट भी दिखाते चल रहा हूं ताकि आपको समझ में आता जाए, फिर उसके बाद एक एक स्टेप आपको बताऊंगा कैसे लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन आगे कैरी आउट होगा। देखिए, फ्रेम एस डैश इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v रिलेटिव टू फ्रेम एस अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एट t इक्वल टू 0 सेकेंड।
एक मिनट, यहां तक ये अलग है, ठीक है। एट टी इक्वल टू 0 सेकेंड ओ एंड ओ डैश कॉन्साइड, ये अभी मैं समझा रहा हूं ये क्या कह रहा है। सपोज ए लाइट पल्स इज इमिटेड व्हेन ओ एंड ओ डैश कॉन्साइड, द लाइट पल्स प्रोड्यूस्ड एट टी इक्वल टू 0 सेकेंड विल स्प्रेड आउट एज ए ग्रोइंग स्फीयर। After t equal to t second, observer O observed that the radius of the growing sphere at point P in frame S is given by r equal to ct। देखिए यहाँ पे ये क्या एजम्पशन माना जा रहा है कि मान लीजिए जब समय 0 था, ठीक है, एकदम शुरुआत में जब t इक्वल टू 0 था, तो ये दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक दूसरे के ऊपर कॉन्साइड थे, यानी O और O डैश दोनों एक जगह पे थे। और ठीक उसी समय पे मान लीजिए यहां से कोई लाइट पल्स निकलना शुरू की। आप ऐसे इमेजिन करिए कि जब O और O डैश दोनों एक जगह पे कॉन्साइड थे, तो यहां पे किसी ने लाइट जलाया, मान लीजिए किसी ने दीपक जलाया। अब उस दीपक से जो लाइट निकलेगा वो चारों दिशाओं में इस प्रकार से फैलने लगेगा, और जो लाइट है जो फैल रहा है वो c वेलोसिटी से, चूंकि वो लाइट है तो वो c अपना c जो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, उसी स्पीड से लाइट ये पूरी तरह से एक ग्रोइंग स्फीयर की तरह सभी डायरेक्शन में स्प्रेड होगा। दो दीपक थे, एक दीपक यहीं पे रह जाएगा O पे, और दूसरा दीपक इस फ्रेम O डैश में यहां पे है, जो कि अपना ये चूंकि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है ये फ्रेम v वेलोसिटी से गति करना शुरू कर देगा। तो मान लीजिए जब मैं, अब देखिए इस फ्रेम के सापेक्ष में जब मैं S में हूं तो एट t बराबर t सेकेंड, अब ध्यान दीजिएगा एट t बराबर t, जब t बराबर 0 सेकेंड था तो O और O डैश दोनों एक ही जगह पे थे, और यहाँ पे एक लाइट स्प्रेड होना शुरू हुआ और वो एक स्फेरिक वेव फ्रंट के रूप में चारों दिशाओं में फैलना शुरू हुआ। जब t इक्वल टू t सेकेंड हुआ मेरे इस फ्रेम S में, तब मान लीजिए ये पॉइंट P के जो है यहाँ पे पहुंच आया है, और ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ से इतनी दूरी पे, यानी इससे इतनी दूरी पे कितनी दूरी पे पहुंच गया, vt दूरी पे। तो यहां पे चूंकि जो लाइट स्प्रेड हुआ है, अब यहां पे मैं एक वेव फॉर्म बनाऊंगा तो इस P को लेते हुए एक वेव फॉर्म एक बड़ा सा स्फीयर बन जाएगा, यानी ये लाइट यहां r दूरी तक जो ट्रेवल किया इस पॉइंट P पे, तो ये r इक्वल टू कितना हो जाएगा, r इक्वल टू c इंटू टी, क्योंकि लाइट t इक्वल टू t सेकेंड पे ये लाइट O से निकल के कहां तक गया, P पे गया। तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में t इक्वल टू t सेकेंड पे r इक्वल टू c इंटू टी हो जाएगा। सेम यहां पे अब इस फ्रेम में आ जाते हैं। ये फ्रेम जब t बराबर 0 सेकेंड था तो O और O डैश दोनों एक जगह पे थे, लेकिन जब समय बढ़ना शुरू हुआ तो अब इस फ्रेम में टाइम तो अपने अलग स्पीड से t डैश से चलेगा। तो जब टाइम t इक्वल टू t डैश होता है तो ऐसे में यहां से जो लाइट, चूंकि दोनों लाइट शुरू में एक ही जगह पे थे, तो ये वाली जो लाइट स्प्रेड होना शुरू हुई है ये यहाँ पॉइंट P पे जब पहुंचेगी तो इसका पोजीशन वेक्टर यहाँ पे निकालेंगे तो r डैश होगा। तो ये r डैश यहां से यहां तक मेजर करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा r डैश इज इक्वल टू c इंटू टी डैश। समझ में आया ना, दूरी बराबर चाल गुणे समय से, तो दूरी इसके लिए r इंटू सी इंटू टी, क्योंकि इसके लिए टाइम t, यहां पे टाइम t डैश, तो c इंटू क्या हो जाएगा, t डैश हो जाएगा r डैश। समझ में आया ना, ये इस प्रकार से हम इसको एजम्पशन कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं। अब इसके बाद आगे क्या होगा तो आगे देखते हैं, फिर यहां पे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए यही इसमें बोल रहा है कि यहाँ पे r इक्वल टू ct हो जाएगा। अब फ्रॉम फिगर, अब देखिए यहाँ पे आप एक बड़ा सा अगर स्फेयर बनाएं, देखिए इस पे तो बना नहीं पाएंगे, पर यहाँ पे चूंकि लाइट सभी डायरेक्शन में फैलेगा तो ये एक बड़ा स्फेरिकल वेव फॉर्म के रूप में फैलेगा, जिसकी त्रिज्या इस स्फेयर की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, रेडियस r। तो इस स्फेयर का आप इक्वेशन लिखेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर इक्वल टू क्या आया था, आर इक्वल टू सी इंटू टी आया था। तो ये क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर टी स्क्वायर। एक इक्वेशन ये बना। दूसरा इक्वेशन बनेगा दूसरे फ्रेम वाले के लिए, इक्वेशन याद रखिएगा, अभी आगे मिल जाएगा आपको। इसका देखिए स्फीयर यहाँ पे बना सकते हैं, ये दिखाई देगा, क्योंकि चारों दिशाओं में लाइट इस प्रकार से फैली है, तो ये इधर लाइट गया, यहाँ से ये इस डायरेक्शन में गया, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो एक आपको स्फेरिकल वेव फॉर्म दिखाई देगा। उसका रेडियस क्या हो जाएगा, आर डैश। तो इस स्फीयर का आप इक्वेशन लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर इज इक्वल टू आर डैश स्क्वायर। आर डैश का वैल्यू कितना है, सी टी डैश, तो सी स्क्वायर टी डैश का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि लाइट की वेलोसिटी दोनों में सेम रहेगी लेकिन टाइम दोनों के लिए अलग अलग होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं क्या इक्वेशन बनेगा। तो यहाँ पे मैंने ये एक इक्वेशन लिख दिया, यही नहीं, अभी यही तो इक्वेशन आपको बताए हैं फ्रेम एफ के लिए। सिमिलरली
Similarly, the observer O dash observed that the radius of growing sphere at point P in frame S dash इच कितना हो जाएगा, R dash इक्वल टू C इंटू T dash। तो यहां से आप इक्वेशन बनाएंगे तो ये इक्वेशन आपको मिलेगा दिस इक्वेशन, अभी अभी मैंने ये बताया इक्वेशन। अब देखिए, चूंकि यहां पे एक एजम्पशन लिया जाता है कि ये दोनों इक्वेशन बराबर होने चाहिए, समझ में आया, बिकॉज नाउ इक्वेशन 1 and 2 मस्ट बी इक्वल बिकॉज ऑब्जर्वर्स आर एट द सेंटर ऑफ द सेम एक्सपेंडिंग वेव फ्रंट। तो दोनों इक्वेशन को हम क्या कर देते हैं, बराबर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर बराबर एक्स डैश स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर माइनस सी टी डैश स्क्वायर। अब यहां से सिंस देयर इज नो मोशन इन वाई एंड जेड डायरेक्शन, देखिए हमने चूंकि इसकी सिंप्लिसिटी के लिए हमने माना है कि ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एच डैश है ये केवल पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो y और z डायरेक्शन में कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो y इक्वल टू वाई डैश होगा और z इक्वल टू जेड डैश होगा। केवल x डायरेक्शन में मोशन हो रहा है तो केवल x के कोऑर्डिनेट डिफर करेंगे। तो यहां से जैसे ही हम इसको पुट करते हैं दो फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे और यहां पे एक हमें ये एक सिंपल सा इक्वेशन मिल गया, इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। अभी हम लोग देखिए लॉरेंजियन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में हमने देखा था कि समथिंग x डैश इज इक्वल टू x प्लस माइनस वीटी समथिंग इस टाइप का इक्वेशन बना था। तो कहीं ना कहीं यहां पे ये एज्यूम किया गया है कि इसका भी जो सोल्यूशन आएगा, जो इनके बीच में x और x डैश के बीच में जो रिलेशन आएगा वो समथिंग इसी फॉर्म का होगा। बस हम क्या करते हैं, इसमें कोई एक कांस्टेंट ऐड कर देते हैं वो एडजस्ट करने के लिए। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन तो समथिंग इसी फॉर्म का होगा, लेकिन कुछ तो फंडामेंटल डिफरेंस होगा, उस डिफरेंस को एडजस्ट करने के लिए हम यहाँ पे एक कांस्टेंट k लगा के मान लेते हैं कि इसका जो सोल्यूशन होगा वो इसी फॉर्म का होगा। बाद में हम लोग k कांस्टेंट की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम लिख रहे हैं नाउ द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन रिलेटेड टू x एंड x डैश कैन बी रिटन एज लाइक दिस। ठीक है, यहाँ k क्या है, कांस्टेंट। सिमिलरली टाइम में भी मान लेते हैं कि टाइम में जो रिलेशन होगा टाइम t डैश और t में वो भी कुछ इस फॉर्म का होगा और यहाँ पे a और b क्या है, ये कांस्टेंट है। देखिए आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये पहले से ही कैसे आप इन सब चीजों को एज्यूम कर ले रहे हैं। देखिए मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहता हूँ, लॉरेंज ने जब ओरिजिनली अपना ये इक्वेशंस डिराइव किया था, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, तो वो इस फॉर्म में नहीं डिराइव किया था। उन्होंने टेंसर एनालिसिस करके मैट्रिक्सेस में इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व किया था और वो डेरिवेशन आमतौर पे हायर क्लासेस में पढ़ाया जाता है। जब आप एमएससी इवन रिसर्च में जाएंगे तब इनका ओरिजिनल डेरिवेशन समझाया जाता है। ये क्या है कि बाद के राइटर्स ने इन चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए, थोड़ा ये और मेथड को शॉर्ट करने के लिए विदाउट टेंसर एनालिसिस से इस इक्वेशन को डिराइव किया। समझ में आया? यानी ओरिजिनल जो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, वो अभी इस स्टेज पे आपको नहीं समझाया जा सकता है, इसीलिए आप थोड़ा इन सब चीजों को एज्यूम करिए। सो फ्रॉम इक्वेशन 4 अब क्या करिए, इक्वेशन 4 में इन सभी मान को ले जाके ऐड कर दीजिए, रख दीजिए। तो जब आप इसको रखिएगा आप बकायदा इसको सॉल्व करिएगा, मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप नहीं समझाऊंगा। यहां पे मैं कुछ ये अंडरलाइंस किया हूं ताकि जिनको कंबाइन किया गया, जैसे ये फैक्टर और ये फैक्टर को बाद में एक साथ लेके एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया गया है। इसी प्रकार दिस फैक्टर और दिस फैक्टर को यहाँ पे एक साथ कंबाइन करके उसमें से कॉमन ले लिया गया है सी स्क्वायर एंड एक मिनट ट्वाइस, हाँ ये वाले फैक्टर में कॉमन ले लिया गया। समझ में आया ना? मतलब इसलिए या अंडरलाइन, और बचा हुआ ये दोनों हैं, तो जो दोनों बचे उसमें से फिर ये सी स्क्वायर टी स्क्वायर कॉमन ले लिया गया है। तो इस प्रकार से ये इक्वेशन बन गया। सिंपल है, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे आप दोनों पक्षों के कोफिशिएंट को कंपेयर कीजिए। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है दिस। तो जब आप कोफिशिएंट को आप इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, तो यहाँ पे आपको ये पहला इक्वेशन मिल गया। ठीक है, क्योंकि कोफिशिएंट तो दोनों साइड के बराबर होने चाहिए। उसी प्रकार x इंटू टी, तो इस साइड में x इंटू टी तो है नहीं, तो उसका जब आप कोफिशिएंट का तुलना करेंगे तो वहां पे इक्वल टू क्या आएगा, 0। और दूसरी तरफ यहाँ पे ये सी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर है, यहाँ पे भी सी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर है, तो इसका कोफिशिएंट ये बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको 3 इक्वेशन मिला। तो मैथमेटिक्स का एक बेसिक प्रिंसिपल होता है कि जितने अननोन कांस्टेंट होने चाहिए उतने इक्वेशंस। तो हमारे पास 3 कांस्टेंट है, कौन कौन से, k, a एंड b। अब इन्हीं तीनों इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करेंगे और तीनों कांस्टेंट k, a, b का मान
अदर पैरामीटर्स के टर्म्स में निकालेंगे। और ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। ये बहुत ही बेसिक चीज है, इसको मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा वरना वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो जब आप इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो कांस्टेंट के, ए और बी का मान इस प्रकार से आएगा। के और ए का मान बराबर आएगा, जो कि ये फैक्टर होगा 1/√1 - v²/c², और बी का मान आएगा v/c²। अभी हम लोग इस पूरे मान को यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो पुट करेंगे तो यहाँ पे ये k का मान जैसे ही पुट करेंगे आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकल जाएगा, x डैश इक्वल टू x माइनस vt/1 - v²/c²। अगर आप इस फैक्टर को आप ध्यान दें जो यहाँ पे बटे में है, अगर आप इसको हटा दें तो ये ऊपर वाला इक्वेशन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का ही है, ठीक है। बट ये फैक्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, अभी आप धीरे धीरे समझ जाएंगे। अब इसी प्रकार टाइम में भी देखिए, तो टाइम में यहाँ पे एक ये इक्वेशन मिल गया। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही चौंकाने वाला रिजल्ट है कि दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो टाइम का फ्लो है वो बराबर नहीं है, यानी t इज नॉट इक्वल टू t डैश, यानी फ्रेम S में कोई घटना घटने में अगर 1 साल लगता है तो हो सकता है सेम घटना फ्रेम S डैश में घटने में हो सकता है 10 साल लग जाए, 15 साल लग जाए, मतलब दोनों में टाइम सेम नहीं लगेगा। कहने का मतलब कि अगर एक इंसान अपनी एवरेज लाइफ 100 साल फ्रेम S में जीता है तो हो सकता है फ्रेम S डैश में उसकी एवरेज लाइफ 1000 साल हो जाए, वो 1000 साल वहां पे जिए, ऐसा बिल्कुल हो सकता है और ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी है, ठीक है। इसके हम लोग टाइम डायलेशन वाले में एग्जांपल देखेंगे इसका। और यहाँ पे इनवर्स नहीं, ये चारों इक्वेशंस को कंबाइन किया गया है। ये पहला इक्वेशन पोजीशन का, बाकी ये दोनों सेम रहेंगे। क्यों? क्योंकि वाई और जेड डायरेक्शन में मोशन को कंसीडर नहीं किया गया है। जिस डायरेक्शन में मोशन होगा उसी डायरेक्शन में ही केवल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और टाइम का ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, ठीक है। ये चारों मेन लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हैं। अब इसी का इनवर्स लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकालना है, तो आप यहाँ पे देखिए, आप v को -v से रिप्लेस कर दीजिएगा और x को x डैश से और x डैश को x से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये इनवर्स लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन मिल जाएगा आपको, ठीक है। अभी यहाँ पे एक हम लोग पॉइंट लेंगे, यदि जो वेलोसिटी v है फ्रेम s डैश का वेलोसिटी v वो लाइट के वेलोसिटी से बहुत कम हो तो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में रिड्यूस हो जाता है। और ये मैंने आपको शुरू में बताया कि एक्चुअल में गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन का ही एक स्पेशल केस है। बस वो केस कब अप्लाई होगा? जब हम लोग बहुत ही स्मॉल वेलोसिटीज पे डील करें, यानी वहां पे फ्रेम की या फिर किसी भी पार्टिकल या किसी भी ऑब्जर्वर की वेलोसिटी लाइट के वेलोसिटी से जब बहुत कम हो तो v/c का मान लगभग 0 को अप्रोच करेगा। तो v/c का मान 0 को अप्रोच करेगा, तो ये मान जब 0 हो जाएगा तो इस पूरे फैक्टर की वैल्यू लगभग कितनी आएगी? 1 आएगी। अब जैसे ही इस पूरे फैक्टर की वैल्यू आप 1 पुट करेंगे तो आपको फिर से ये 4 इक्वेशन मिलेंगे, और ये चारों इक्वेशन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है, ठीक है। इसके बटे में ही तो ये फैक्टर था, तो ये फैक्टर ही 1 आ गया। और वहां पे भी देख लीजिए, टाइम वाले में देखिए, यहाँ पे देखिए टाइम वाला, देखिए कैसे t = t डैश आ रहा है। आप यहाँ पे v/c का मान कितना आ रहा है? चूंकि v का मान बहुत ज्यादा है, कम है c से, तो v/c ये लगभग कितना आ जाएगा? 0। तो यहाँ पे जब v/c² ये भी तो लगभग क्या ये 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया और ये फैक्टर 0 हो गया, तो t डैश इज इक्वल टू t/√1। तो यहाँ पे t इक्वल टू कितना आ गया? t डैश आ गया। तो यही तो मैं बता रहा हूं कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में टाइम जो है वो दोनों फ्रेम में सेम तरीके से वर्क करेगा, पर यहां लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन में सेम तरीके से वर्क नहीं करेगा। t इज नॉट इक्वल टू t डैश फॉर लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, जबकि फॉर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन t इज इक्वल टू t डैश। क्लियर हुआ ना? इसीलिए ये हम लोग अपने रियल लाइफ में इस चीज को ऑब्जर्व नहीं कर पाते ना, क्योंकि हम लोग जो अपने आसपास के जो केसेस देखते हैं, जो मैकेनिक्स देखते हैं, वो लाइट के वेलोसिटी से बहुत कम वेलोसिटी पे हम लोग डील करते हैं यहाँ पे अर्थ पे। लेकिन जब आप ब्रह्मांड में, जब आप एक्स्ट्रा सुपरफिशियल एग्जांपल्स में जाएंगे जहां वेलोसिटीज बहुत ज़्यादा हाई हो किसी की भी, लाइट के वेलोसिटी के आसपास जब हम डील करते हैं तो वहां फिर स्पेस और टाइम अलग तरीके से बिहेव करता है। बहुत ही वहां पे चौंकाने वाले रिजल्ट आते हैं स्पेस टाइम, खासकर टाइम को लेके। तो ठीक है, ये जो टॉपिक था, ये टॉपिक आप लोगों का BSc 4th सेमेस्टर फिजिक्स का जो पेपर है
पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न फिजिक्स एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यहाँ पे पार्ट ए पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न फिजिक्स के यूनिट नंबर 1 में यहाँ पे रिलेटेड है। यहाँ पे माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट हो गया था। अच्छा ये सॉरी ये यूनिट पूरा हो चुका था। ये यूनिट नंबर 2 यानी ये मॉडर्न फिजिक्स का यूनिट नंबर 2 का यहाँ पे देखिए ये लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आज हम लोग पढ़े। यानी इसी वीडियो के साथ आज हमारा यूनिट नंबर 2 भी स्टार्ट हो गया। बीएससी 4th सेमेस्टर फिजिक्स पार्ट ए यूनिट नंबर 2। ठीक है, हर पार्ट में 4 यूनिट है। पार्ट बी जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का है वो भी उसका भी एक यूनिट यानी यूनिट नंबर 5 खत्म हो गया है, यूनिट नंबर 6 चल रहा है। ठीक है, ये सारे वीडियोस आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहां पे चले जाइए। वहां पे पूरा यूनिट वाइज वहां पे प्लेलिस्ट बना हुआ है। जो यूनिट आप लेक्चर देखना चाहते हैं वहां प्लेलिस्ट में आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।